नमस्कार, शिक्षाशाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है ख़ास करके बिहार स्पेशल के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से जो है यह सीरीज़ आपको इस चैनल पर लगातार मिलेगा। यानी आज के हम लोग इस वीडियोज़ में, जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही देखे होंगे, कि बिहार स्पेशल पर हम लोग बात करेंगे। और बिहार स्पेशल के तौर पर बिहार से रिलेटेड जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो अक्सर पीसीएस के एग्ज़ाम में या बिहार स्पेशल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को इसमें कलेक्ट किया गया है। और यह प्रश्न जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ की जो एक नई बुक आई हुई है उसका लिया गया है। तो एडुटेरिया की जो यह बुक जारी की गई है वो एक बहुत ही अच्छी बुक है। और उसी बुक को जब मैंने देखा तो हमें लगा कि नहीं, ये सारे मटेरियल जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो या बीएसएससी की परीक्षा हो। तो इसलिए मैंने इसको चाहा कि इसको वीडियोज़ के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियोज़ को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसका जो है जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो इस वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्या है आज के इस क्वेश्चन में। इसमें जो है टोटल 50 नंबर तक के क्वेश्चन को लिया गया है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण हम 18 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर कवर करेंगे, 18 to 15 तक चलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रश्न के क्रम में आते हैं। तो पहला इसका 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ। अब सबसे पहले प्रश्न बनता है कि नोनिया विद्रोह है क्या। तो जैसा कि पता है कि बिहार में सोडा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो नींव गड़ाई थी वो सोडा को लेकर के ही। तो सोडा वाला विद्रोह जो था वो 1770 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो था सारण का क्षेत्र था, वैशाली हाजीपुर का क्षेत्र था, पूर्णिया और तिरहुत का क्षेत्र था। तो इतना भी आप याद रखेंगे, एक तिरहुत नहीं है, तिरहुत ऑप्शन में रह सकता है। तो फिर से याद रख लीजिए, सारण था, वैशाली, हाजीपुर, पूर्णिया और तिरहुत का क्षेत्र जो है वो नोनिया विद्रोह सोडा विद्रोह से संबंधित है। तो ये प्रभावित था, और ये जो है 1770 से 1800 तक चला था। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये है, दूसरा नंबर यानी 19 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान नाशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो इसका भी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 21 में। तो इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। तो कौमी सेवक दल जो है इसका स्थापना हुआ था बिहार में 27 नवंबर 1921 ईस्वी को। इसका प्रश्न का आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौमी सेवक दल का उद्देश्य क्या था, ये कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्यकालीन व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वो है पटना और भागलपुर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 में आते हैं, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था। तो भारत में पहुंचने वाले भी पहला यूरोपीय पुर्तगाली था, और बिहार में भी वही पहले पहुंचे थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा गया, मजरूल हक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कि देशेर कथा, देश यहाँ पर देखिए कह रहा है कि देशेर कथा यानी देश की बात, इसके लेखक कौन है। तो देशेर कथा जो लिखा गया था ये लिखा गया था सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 मार्च 1911 ईस्वी को जो है दिल्ली में एक बैठक हुई थी। उसी दिल्ली में यह निर्णय लिया गया था कि बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में विकसित किया जाए। तो यह 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार का प्रांत का गठन हुआ था। याद रखेंगे 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और 22 मार्च को इतना याद रखना है, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, और अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो अब देखिए यहाँ पर राज्यपाल जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो अनुच्छेद 164 के तहत करता है। अनुच्छेद 163 में क्या है कि इसके लिए ये लिखा गया है कि राज्यपाल के कार्य के हेतु एक जो है मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिसका हेड सीएम यानी मुख्यमंत्री होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा
64 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 164, 27 का ये राइट आंसर। 28 में आते हैं तो कहता है कि फिर ये क्वेश्चन है कि राज्य का वास्तविक प्रधान क्या। देखिए अगर इसमें से वास्तविक शब्द को निकाल दिया जाए, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा मूव किया हुआ है, राज्य का वास्तविक प्रधान यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। अगर राज्य का प्रधान पूछता तो राज्यपाल होता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है राष्ट्र का वास्तविक प्रधान, तो वास्तविक हेड जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसको याद रखिएगा। सिर्फ अगर राज्य का प्रधान पूछेगा तो राज्यपाल हो जाएगा, लेकिन वास्तविक प्रधान पूछेगा तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो वो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में विधानसभा में अनारक्षित, यहाँ देखिए कह रहा है कि अनारक्षित सीटों की संख्या, तो अनारक्षित 203 सीट हैं। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब हुआ। देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है ना 1951-52 के दरमियान चुनाव हुआ था। 51-52 जिस समय के पीएम कौन थे, तो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव जो हुआ था वो 1952 में 1952 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर आते हैं। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़, ये कहने की बात नहीं, इसका कमेंट करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। पश्चिम चंपारण हो जाएगा। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो विधान परिषद का रहा है, तो विधान परिषद में याद रखिएगा विधान परिषद में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग 34 की ओर। 34 में क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल के समय यानी इमरजेंसी के टाइम में राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है। तो आपातकाल के समय जो है विधानसभा की अवधि अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है, इसके बाद नहीं बढ़ाई जा सकती। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड। इस पर 2-3 फैक्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968-69 के समय में लगा था। और यहाँ से 2-3 फैक्ट ये याद रख लेना है कि 1968 में कब हुआ था, तो इसका आप डेट भी याद रख सकते हैं। 29 जून यानी 29 जून 1968 को ये लागू हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और इस समय सीएम कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीएम कौन थे, ये भोला पासवान शास्त्री, बीपीएस याद रखिएगा, भोला पासवान शास्त्री उस समय सीएम थे। तो फिर से इस फैक्ट को हम लोग देख ले। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू हुआ था और उस समय सीएम जो है वो भोला पासवान शास्त्री थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो ग्रामीण जनसंख्या 88.7% थी, जबकि शहरी जनसंख्या 11.3% थी। यानी क्या कि बिहार के अधिकांश व्यक्ति गांव वाले क्षेत्र में रहते हैं। अगली बात की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर। ये बात सही है कि बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। तो पहला और दूसरा पर कौन है, तो पहला पर उत्तर प्रदेश और दूसरा पर महाराष्ट्र है। यानी क्या कि इसका क्रम को याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद जो है बिहार हो गया। तो इस प्रकार से इसका क्रम याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो बिहार का जो है पहला दूरदर्शन केंद्र जो है वो मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा, 1978 ईस्वी में किया गया था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 39 में बिहार की प्रथम चीनी मिल। तो प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण में हुआ था, ये 1904 में। तो जगह का नाम भी पूछ सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका आंसर शिवहर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। तो बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में जो है वो धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछाड़ी मिट्टी निम्न में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 43 नंबर आते हैं। प्रश्न है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई इसकी 53 मीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है।
तो आयताकार है। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिएगा कि बिहार की जो भू आकृति है वो पूरा आयताकार तो नहीं, लगभग आयताकार है। और इसके उत्तरी से दक्षिण सीमा की जो इसकी लंबाई है वो लंबाई यानी जिसको हम लोग चौड़ाई के हैं या लंबाई के हैं, ये है आपको 345 मीटर। ये 345 मीटर है, सॉरी 345 किलोमीटर है। और इसकी पूरब से पश्चिम की ओर जो है वो है 483 किलोमीटर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी याद रखेंगे। पूरब से पश्चिम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो पूरब से पश्चिम हो जाएगा आपका 483, उत्तर से दक्षिण 345 और 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका आंसर आयताकार हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार, तो ये CWG, सी से इसका जो है सी इसका कुछ मीनिंग होता है, सी से हो गया यहाँ पर अर्ध जलवायु क्षेत्र हो गया ये। और उसके बाद W जो है, W का अर्थ होता है शुष्क शीत ऋतु हो गया। और उसके बाद इस तरह से इसका मीनिंग होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है, तो कछाड़ी मिट्टी से, इसलिए कि बिहार के बीचों बीच जानते हैं कि गंगा नदी बहती है और जो इसके द्वारा बहाई गई मिट्टी होती है उसको कछाड़ी मिट्टी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बहती है। आपसे एक क्वेश्चन और कमेंट के माध्यम से, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो गंगा नदी जो है वो 7 प्रमंडल से होकर के प्रवाहित होती है। और आप अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ककोलत जलप्रपात वो नवादा जिले में है। इस प्रश्न का जो प्रमंडल है, प्रमंडलों की संख्या बिहार में 9 है, याद रख लीजिएगा। 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी बहती है। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद 49 में आते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। देखिए मखदूम ये है, सूर्य कुंड ये भी है, गोमुख कुंड ये भी है, ये लक्ष्मण कुंड ये उत्तराखंड में है, ये जो है आपका राजगीर में नहीं है। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा गया है, तो बेगूसराय जिला को बिहार का मक्का का घर कहा गया। तो इस प्रकार से साथियों ये था 50 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। अगर पसंद आया तब इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, मतलब सीट नंबर 2 के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।